ठंड की सर्द सुबह थी। कानपुर की सेंट्रल जेल के पास बनी विशेष अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। अदालत के कमरे में सन्नाटा छाया था, मगर उस सन्नाटे के पीछे कई चीखती कहानियां थीं। कुछ बयान हुईं, कुछ अनकही रहीं। जज साहब, जिनका नाम था अशोक मिश्रा, अदालत के सबसे कठोर और सिद्धांतवादी न्यायाधीश माने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी किसी की सिफारिश नहीं मानी और न्याय को अपने लिए धर्म से भी ऊपर रखा। आज उनके सामने एक गंभीर मुकदमा था। एक 18 साल की लड़की पर हत्या का इल्जाम था। लड़की का नाम था काव्या। जब काव्या को हथकड़ी में लाया गया तो लोगों की नजरें उसकी मासूमियत पर टिक गईं। चेहरे पर डर, आंखों में आंसू और होठों पर खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा था। काव्या एक छोटे से गांव की थी। उसके पिता हरिप्रसाद खेती करते थे और माँ सावित्री सिलाई का काम करती थीं। गरीबी में भी काव्या ने कभी शिकायत नहीं की। पढ़ाई में तेज थी, गांव के स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाती थी। उसका सपना था कानपुर जाकर डॉक्टर बनना, मगर जिंदगी ने जैसे उसके सारे सपनों से बैर ठान लिया था। उसके गांव के एक रसूखदार नेता के बेटे ने उसका पीछा किया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। काव्या ने विरोध किया और किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंची, मगर अगले दिन वही नेता का बेटा मृत मिला। पूरा गांव जानता था कि वह लड़का कैसा था, फिर भी इल्जाम काव्या पर लगा। जज साहब ने गंभीर स्वर में पूछा, काव्या, तुम पर हत्या का इल्जाम है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? काव्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो बस खुद को बचा रही थी। अदालत में गवाहों की कमी नहीं थी, मगर सभी खरीदे हुए थे। गांव के डर से किसी ने सच नहीं बोला। सभी ने कहा, हाँ, हमने देखा। काव्या ने चाकू से वार किया। जज साहब ने मामले की सारी फाइलें खंगालीं। कई बातें संदिग्ध थीं, मगर कानूनी तौर पर साक्ष्य काव्या के खिलाफ थे। 3 महीने तक चले मुकदमे के बाद फैसले का दिन आया। अदालत में फिर वही सन्नाटा था, मगर इस बार उसमें एक भारीपन था। जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया। इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्ता काव्या ने होशो-हवास में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे फांसी की सजा दी जाती है। फैसला सुनते ही काव्या की आंखों से 2 मोटे आंसू लुढ़क गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खामोशी, एक स्वीकार। जज साहब ने जैसे ही काव्या का चेहरा गौर से देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल की धड़कनें रुक सी गईं और चेहरा पीला पड़ गया। थरथराती आवाज में उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काव्या ने आश्चर्य से देखा और बोली, काव्या वर्मा। यह सुनते ही जज साहब अपनी कुर्सी से गिर पड़े। पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध रह गया। उन्हें तुरंत पानी पिलाया गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो वे किसी और ही दुनिया में खो गए थे। उनकी आंखें भरी थीं और होंठ कांप रहे थे। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और कहा, इस लड़की की जन्म तिथि और माता पिता का नाम पता करो, अभी। सहायक ने जल्दी ही कागजात ला दिए। जज साहब ने कांपते हाथों से दस्तावेज उठाए। काव्या वर्मा, जन्म तिथि 15 मार्च 2007, माता सुधा वर्मा, पिता अजय वर्मा। यह वही नाम थे जिन्हें जज साहब ने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। 20 साल पहले, जब वे एक युवा वकील थे, उन्होंने अपने प्रेम के लिए घर छोड़ दिया था। सुधा नाम की एक लड़की से उनकी प्रेम शादी हुई थी, मगर समाज और परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। कुछ महीनों बाद सुधा ने उनसे अलग होकर एक गांव में बसने का फैसला किया। उन्होंने वादा किया था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, ताकि सुधा और उनके भविष्य को कोई खतरा ना हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह प्यार आज उनके सामने कटघरे में खड़ा होगा, उनकी ही बेटी बनकर। जज साहब ने खुद को संभाला, मगर उनकी नजरें बार बार काव्या के चेहरे पर अटक रही थीं। वह चेहरा सुधा का अक्स था, वही मासूमियत, वही तेज। क्या तुम्हारी माँ का नाम सुधा है? उन्होंने फिर पूछा। काव्या ने चौंक कर सिर हिलाया। हाँ साहब, माँ का नाम सुधा ही है, मगर वे कई साल पहले गुजर गईं। जज साहब का सिर झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा अदालत कक्ष, जो अभी तक न्याय का मंदिर था, अब भावनाओं के तूफान में डूब गया था। मगर कोई कुछ बोल नहीं सका। किसी को जज साहब के अतीत का अंदाजा नहीं था। उस रात जज साहब ने सारी फाइलें दोबारा पढ़ीं। काव्या की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो बस खुद को बचा रही थी।
उन्होंने अपना फैसला बार बार पढ़ा। हर बार उनका दिल चीख उठता, तुमने अपनी ही बेटी को फांसी की सजा दे दी। उनकी आत्मा रो रही थी, मगर कानून की किताब में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। वहां सिर्फ साक्ष्य और तर्क चलते थे। अगली सुबह जज साहब विशेष अनुमति लेकर जेल पहुंचे। वे काव्या से मिलना चाहते थे। जेल अधीक्षक हैरान थे कि आखिर क्यों। सामने बैठी थी काव्या, वही शांत मासूम चेहरा, मगर अब उसमें टूटन थी, हार थी। जज साहब ने कहा, बेटी, तुम मुझसे नाराज हो? काव्या ने आंखें झुका लीं। तुम्हारी मां सुधा मेरी पत्नी थी और तुम मेरी बेटी हो। काव्या सन्न रह गई, उसके होंठ खुले रह गए। पल भर में उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मगर आज तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। मैं टूट गया, बेटी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, क्या एक बाप अपनी बेटी को फांसी की सजा देता है? जज साहब फूट फूट कर रो पड़े। जेल की दीवारों में एक अलग सन्नाटा था। जज साहब देर तक उसी जेल परिसर में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर ग्लानि की लकीरें थीं। वे उस इंसान से हार चुके थे जो हर फैसले में कानून की किताब खोलता था। इस बार उनका फैसला रिश्तों से टकरा गया था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। जेल के उस कोने में कोई नहीं जानता था कि एक जज का दिल चूर चूर हो चुका था। जज साहब ने धीमे स्वर में कहा, काव्या, तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी मां को क्यों छोड़ दिया था? काव्या ने आंखें उठाईं। उसमें कोई कठोरता नहीं, बस एक बेटी की खामोश करुणा थी। उस समय मैं एक युवा वकील था। तुम्हारी मां सुधा मेरे जीवन में तब आई जब मैं सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कोर्ट केस और गरीबी ने मुझे तोड़ दिया था। सुधा ने मुझे जीना सिखाया। हमने प्रेम विवाह किया। समाज और परिवार मेरे खिलाफ हो गए, मगर मैंने सब छोड़ दिया। सुधा मेरा संसार थी। कुछ साल अच्छे बीते। जब तुम पैदा हुई तो मैंने पहली बार पिता होने का सुख महसूस किया। वह पल मैं आज तक नहीं भूला। उनकी आंखें डबडबा गईं, मगर फिर एक केस आया, हत्या का केस। एक महिला पर इल्जाम था कि उसने अपने किराएदार को मार डाला। जब मैंने फाइल पढ़ी और कोर्ट में आरोपी को देखा, मैं हिल गया। वह तुम्हारी मां थी, सुधा। काव्या ने चौंक कर कहा, क्या? हाँ बेटी, वही सुधा। वही जो तुम्हें गोद में खिलाती थी, वही जो मेरे लिए गर्म रोटियां बनाती थी। उस पर इल्जाम था कि उसने अपने घर में रहने वाले एक आदमी को जहर दिया। वह आदमी उसे बार बार तंग करता था। पुलिस को शिकायत की, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर वह आदमी मृत मिला और सारा इल्जाम सुधा पर लगा। मैं तब जज नहीं था, सरकारी वकील था। मुझे कहा गया कि साक्ष्य कमजोर हैं तो केस हार सकते हैं। मैं जानता था कि सुधा निर्दोष है, मगर मेरे पेशे ने मुझे पत्थर बना दिया। मैंने कानून के मुताबिक बयान दिए। साक्ष्य एक तरफा थे। मेरे शब्द कानून के हिसाब से सही थे। और फिर अदालत ने फैसला सुनाया। सुधा को 7 साल की सजा हुई। सजा सुनते वक्त उसने मेरी ओर नहीं देखा, बस तुम्हें गोद में लेकर रोती रही। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, मगर वह चुप रही। वह पुलिस के साथ चली गई और तुम्हें अपनी बहन को सौंप दिया। काव्या की सांसें रुक गईं। मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं रख सका। अपराध बोध ने मुझे जकड़ लिया। मैंने सोचा कि तुम्हारा भविष्य मेरे साथ सुरक्षित नहीं होगा। मैंने तुम दोनों से दूरी बना ली ताकि तुम बच सको, मगर आज तुम फिर कटघरे में हो और मैं फिर अपराधी बन गया। काव्या चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में आग थी। वह अब सिर्फ बेटी नहीं थी, वह अपनी मां की पीड़ा समझ चुकी थी। उसने महसूस किया कि कानून कितना अंधा हो सकता है। जज साहब ने कांपती आवाज में पूछा, सुधा अब कहाँ है? काव्या ने धीरे कहा, आपने ही तो उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। सजा काटकर जब वे लौटीं तो समाज ने उन्हें हत्यारिन कहकर तिरस्कृत किया। किसी ने न काम दिया, न रहने की जगह। मां ने कुछ महीने एक आश्रम में काम किया, फिर बीमार पड़ गईं, बहुत बीमार। जज साहब स्तब्ध रह गए। मैं तब 9 साल की थी। मां मुझे छोड़कर चली गईं। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गईं। बस एक चिट्ठी मिली थी, काव्या को पढ़ाओ, वह मेरा सपना पूरा करेगी। मैंने खुद को संभाला, पापा से सिलाई सीखी, कपड़े बेचे, मेहनत की और पढ़ाई जारी रखी। मगर जिंदगी ने कभी साथ नहीं दिया। जिस दिन वह नेता का बेटा मुझे जबरदस्ती गली में ले गया, मैंने मां को याद किया। उनकी बेबसी, उनका गुस्सा। मैंने खुद को छुड़ाया। उसने चाकू निकाला तो मैंने उसी से उसे घायल किया। वह मरा नहीं,
मगर किसी ने उसे जहर दे दिया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मैं उसी कटघरे में खड़ी थी जहां माँ थी और सामने आप थे। जज साहब का सिर झुक गया। उनकी सांसें भारी थीं। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। मैं नहीं जानता कि अब क्या करूं। तुम्हारी फांसी का आदेश मैंने दिया, कानून के तहत, मगर अब मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता बेटी। काव्या ने उनके हाथ थामे। पहली बार बाप बेटी ने एक दूसरे को छुआ। मैंने माँ को खो दिया पापा। अब नहीं चाहती कि आप अपनी बेटी को भी खो दें, मगर जो होना है मैं तैयार हूं। माँ ने मुझे सिखाया कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। उस रात जज साहब जेल के एक कमरे में रुके। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर टिके हुए उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या न्याय इतना अंधा होता है कि अपनों को भी नहीं पहचानता? अगले दिन उन्होंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी जिसमें दया याचिका की अनुशंसा थी और साथ में अपना इस्तीफा। उन्होंने लिखा, मैंने जीवन में सैकड़ों फैसले दिए, मगर अपने जीवन का फैसला कभी नहीं कर पाया। जेल में काव्या अपनी माँ के पुराने कपड़े पहनकर उन्हें और करीब महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, मगर उसे अपने पिता की आंखों में पहली बार वह आंसू दिखे थे जो सच्चे प्यार के होते हैं। वह अब सिर्फ कैदी नहीं थी, वह एक बेटी थी जिसने पहली बार अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोया था। जेल की दीवारों पर पसरा सन्नाटा और सुबह की हल्की रोशनी आज कुछ ज्यादा उदास लग रही थी। फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी। हर अधिकारी जानता था कि यह साधारण केस नहीं था। जिस लड़की को फांसी दी जानी थी वह देश के सबसे सम्मानित जज की बेटी थी। मगर यह भी सच था कि न्याय की किताब में रिश्तों की कोई जगह नहीं होती। काव्या को फांसी की कोठरी में लाया गया। उसके हाथ बंधे थे, मगर चेहरा शांत था। आंखों में कोई डर नहीं, बस एक इंतजार था। जज साहब आखिरी बार अपनी बेटी को देखने आए। काव्या, उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा। काव्या ने सिर उठाया, चेहरे पर वही स्थिरता, वही साहस। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उनकी आवाज भर्रा गई। नहीं पापा, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। जिस दिन आपने मुझे पहचान लिया उसी दिन मेरा जीवन सार्थक हो गया। माँ चली गईं। आप भी चले जाते अगर मैंने आपको पहचानने नहीं दिया होता। जज साहब के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर काव्या का माथा चूमा। मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, दया याचिका भेजी, इस्तीफा दिया, मगर वक्त कम था और न्याय की रफ्तार धीमी थी। काव्या ने उनके हाथ पकड़े। आपने जो कर सकते थे किया पापा। आज मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। बस एक वादा कीजिए, खुद को माफ कर दीजिएगा। जज साहब कांप गए। मैं खुद को कैसे माफ करूं? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, जैसे माँ ने आपको माफ किया था। वक्त पूरा हो चुका था। जेल अधिकारी आए। नियम के मुताबिक आखिरी रस्में पूरी की गईं। काव्या की आंखों पर काला कपड़ा बांधा गया। जज साहब को कुछ दूर खड़ा कर दिया गया। फांसी का मंच तैयार था, मगर तभी एक जेल अधिकारी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कागज था। साहब, रुकिए, राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका मंजूर हो गई है। काव्या की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। जज साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वे खुशी के थे। काव्या को कोठरी से बाहर लाया गया। उसका चेहरा अभी भी शांत था, मगर आंखों में एक नई चमक थी। जज साहब ने उसे गले लगाया। बेटी, मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। काव्या ने धीरे से कहा, पापा, अब हम साथ हैं। मगर यह खुशी अधूरी थी। काव्या को अब जेल में सालों बिताने थे। जज साहब ने फैसला किया कि वे काव्या के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपने पुराने वकील दोस्तों से संपर्क किया और केस को फिर से खोलने की अपील की। काव्या की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जिसे समाज और कानून ने गलत समझा। जज साहब ने अपनी बेटी को बचाने की कसम खाई, मगर यह रास्ता आसान नहीं था। कानून की किताबें फिर से खुलने वाली थीं, और इस बार जज साहब सिर्फ एक जज नहीं, बल्कि एक बाप के रूप में कोर्ट में खड़े होने वाले थे। काव्या जेल में थी, मगर उसकी आत्मा आज़ाद थी। वह अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए जी रही थी। हर रात वह जेल की सलाखों के पीछे बैठकर किताबें पढ़ती, और हर सुबह वह अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखती। उन चिट्ठियों में सिर्फ एक ही बात होती, पापा, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। जज साहब हर चिट्ठी पढ़कर रो पड़ते, मगर हर बार उनके अंदर एक नया हौसला जागता।
उन्होंने कानपुर की सड़कों पर, कोर्ट की सीढ़ियों पर और हर उस जगह पर काव्या की मासूमियत को साबित करने का बीड़ा उठाया जहां कानून और इंसानियत का टकराव था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक बाप और बेटी की जंग थी जो न सिर्फ सलाखों से बल्कि समाज की सोच और कानून की किताबों से भी लड़ी जानी थी।